मांडू इस बार विधानसभा में सबसे हॉट सीट बनने वाला है। टाइगर जयराम महतो मांडू से चुनाव लड़ने वाले हैं। जयराम महतो तो यहाँ से लड़ने वाले हैं, कैसे उनका सामना कीजिएगा? है बड़ा विडम्बना है जो बोलते हैं भारी भितरी करते हैं और खुद डुमरी से आके मांडू लड़ रहे हैं। देखिए ये मांडू मेरा घर है और मेरा परिवार है, मेरा गांव है। आप जहां बैठे हैं इसे इंदिरा गांव कहते हैं। मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई है। और पहले क्या करते थे, मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर जाए, बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में जाए तो क्या पढ़ाई किया है और यहाँ कैसे पहुँच गए अचानक? कि जब एक शिक्षित आदमी आता है तो उसके पास विजन होता है। आप बात करें तो जयराम महतो भी बोलते हैं कि वो पीएचडी कर रहे हैं, अंग्रेजी में पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी तो पढ़े लिखे हैं और आंदोलन करते हुए आए हैं। तो क्या झारखंड से ही जेएमएम है, कांग्रेस है, भाजपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी कैसे आपके दिमाग में? और मैंने ऐसे पार्टी को चुना जिनके पास आर्थिक रूप से उतनी मजबूती नहीं है। खुरंडी गांव में नेटवर्क ही नहीं है। आप ये यकीन मानिए कि अगर वहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए उसे चुरचू या नगड़ी चौक आना पड़ता फ़ोन करने। इसलिए नहीं है यहाँ क्योंकि यहाँ के लड़के ही नहीं हैं यहाँ पर। मतलब मैं बता दूं, विष्णुगढ़ और टाटी झरिया जैसे जगह में जितने भी एक गांव है चानो, मैं चानो गया तो वहाँ जवान लड़के ही नहीं दिखे मुझे। जयराम महतो भी इसी तरह का बात करते हैं, वो डुमरी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो भी तो इस मुद्दे को उठाएंगे यहाँ के, तो लोग उनका बात क्यों नहीं सुनेंगे? देखिए उसको हारने का डर है। डुमरी से हार रहे हैं इसलिए वो मांडू आ रहे हैं। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग मांडू आए हैं और मांडू इस बार विधानसभा में सबसे हॉट सीट बनने वाला है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो मांडू से चुनाव लड़ने वाले हैं। लगभग घोषणा हो ही गई है, लेकिन एक चेहरा है डॉक्टर नाजिर अंसारी। आप जब मांडू आएंगे तो इनका जगह जगह पे पोस्टर देखने को मिलेगा। और अभी हाल ही में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की ज्वाइन किया है। आइए जानते हैं आखिर ये पार्टी क्यों ज्वाइन किया और इतनी दिग्गज कैंडिडेट जयराम महतो के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्या जीत पाएंगे, क्या मंशा है इनका पॉलिटिक्स में आने का, ये भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में नाज़िर जी। बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ भाई। और जोहार हज़ारीबाग के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो मांडू हम लोग गुजर रहे हैं तो एकदम आपका हर जगह पोस्टर दिख रहा है, तो चुनाव लड़ने का प्लान बना दिया और ये ब्लू गमछा जो है आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। क्या जेबी केसेस में टिकट नहीं मिला? जयराम महतो तो यहाँ से लड़ने वाले हैं, कैसे उनका सामना कीजिएगा? देखिए जयराम जो है बड़ा विडम्बना है जो बोलते हैं भारी भितरी करते हैं और खुद डुमरी से आके मांडू लड़ रहे हैं। क्या मांडू में उनको कोई चेहरा नहीं दिख रहा है? क्या मांडू में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं दिख रहा है, कोई काबिल नहीं दिख रहा है जो मांडू के जनता को, जो बचपन से लेकर आज तक देखा है, उनके समस्याओं के बीच में रहा है और आशा रखता है कि हम यहाँ के लोगों का सेवा कर पाएँ? वो बाहर से यानी कि डुमरी से आकर के मांडू लड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये मांडू विधानसभा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। और आप कैसे जुड़े मांडू? चुनाव है, लोकतंत्र है। आप लड़िए, स्वागत है, उसमें कोई रोक नहीं है आपका, आप लड़ सकते हैं। तो आप कैसे जुड़े मांडू से, मांडू विधानसभा से? देखिए ये मांडू मेरा घर है और मेरा परिवार है, मेरा गांव है। आप जहां बैठे हैं इसे इंदिरा गांव कहते हैं। मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई है और लंबे वर्ष इसी गांव में मैं रहा हूं, पला बड़ा हूं। तो अपना घर है, अपना गांव है, तो नेता भी अपने ही गांव का होगा। तो कैसे आप आए राजनीति में, कैसे सोचा आने का और क्या प्लानिंग से आए? पहले क्या करते थे, मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर जाए, बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में जाए, तो क्या पढ़ाई किया है और यहाँ कैसे पहुँच गए अचानक नेता बनने के लिए? मैं फैज़ भाई, मैं आपको बता दूं, मैं भी आप ही की तरह और बाकी लोगों की तरह नॉर्मल सा व्यक्ति हूं। हमने सेंट ज़ेवियर स्कूल से अपनी 10th किया और डीपीएस रांची से हमने अपनी 12th पास किया और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ में लगभग 1.5 साल काम किया मैसूर में। उसके बाद मैं हज़ारीबाग आया और एजुकेशन सेक्टर में काम किया। आज हमारे दो स्कूल चलते हैं, गैलेक्सी हाई स्कूल और कॉलेज चलता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे डॉक्टर की उपाधि मिली है। एक अच्छा योगदान दिया है मैंने सोसाइटी को। तो राजनीति में आने का मूल मकसद यही था कि जब हम और आप जब डाइनिंग टेबल में बैठते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं बिस्किट के साथ, तो हमेशा राजनीति को गलत बताते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि राजनीति गलत नहीं है, जिस तरह से राजनेता राजनीति करते हैं वो गलत है। नेता बनना आसान है, नेतृत्व करना मुश्किल है। अगर एक अच्छा नीयत वाला आदमी नेतृत्व करना चाहता है अपना लोगों का, तो मुझे लगता है एक अच्छा नेता मांडू विधानसभा पैदा कर सकता है। तो इसी चुनाव में मतलब सोचा क्या कि पढ़ाई, जो एजुकेशन सेक्टर है उसको छोड़ के राजनीति में आए? क्या इससे ज़्यादा बदलाव कर पाएंगे, क्या ये दिमाग में चल रहा था या फिर कुछ और दिमाग में? मैं तो ये कहूँगा कि देखिए जब तक शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे, बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जब एक शिक्षित आदमी आता है तो उसके पास विजन होता है
कि हमें किस चीज़ को कैसे रखनी है, कैसे बनानी है, 10 साल आगे सोच सकता है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी है जो एक शिक्षा के मुद्दे पे आई और आज बेहतरीन कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि झारखंड में एक शिक्षित लोगों का मनोबल ये मांडू विधानसभा के लोग बढ़ाएंगे और इस बार एक नेता जो है को शिक्षित नेता पैदा करेंगे। क्योंकि मैंने अभी एक स्लोगन चलता है लोगों के बीच में कि जन जन की यही पुकार, इस बार शिक्षित उम्मीदवार। तो उम्मीद करता हूं कि मांडू विधानसभा इस बार मुझे मौका देगी और शिक्षित लोगों का मनोबल शिक्षित की आप बढ़ाएगी। बात करें तो जयराम महतो भी बोलते हैं कि वो पीएचडी कर रहे हैं, अंग्रेजी में पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी तो पढ़े लिखे हैं और आंदोलन करते हुए आए हैं, तो कैसे इतने बड़े दिग्गज नेता से लड़िएगा आप यहाँ से? अभी उनकी पीएचडी शायद कंप्लीट नहीं हुई जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जहाँ से वो पढ़ रहे हैं उनके उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानकारी आप ले लीजिएगा। मैं उस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा है लोग शिक्षित लोग आएँ, नौजवान आएँ राजनीति में, ये बहुत अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं पूरे झारखंड का विकास होगा, क्योंकि जिस तरह से झारखंड वासियों का मनोबल टूटा है और शोषित हो रहे हैं, और इतना खनिज होने के बाद, इतना हमारे पास सुविधाओं होने के बाद भी मुझे और हमारे लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और इन्हें विकास का नाम दे दिया जाता है। तो ये बहुत विडम्बना है, बहुत दुख की बात ये है। आज़ाद समाज पार्टी दिमाग में कैसे आया, इनको कैसे ज्वाइन किया? क्या और कोई पार्टी नहीं मिली? झारखंड से ही जेएमएम है, कांग्रेस है, भाजपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी कैसे आपके दिमाग में आया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने फैज़ भाई। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो पार्टी है, ये हमेशा पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की पार्टी और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। और मैंने ऐसे पार्टी को चुना जिनके पास आर्थिक रूप से उतनी मजबूती नहीं है। हमेशा दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए खड़ा रहता है। चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे सीए एनआरसी की बात हो, चाहे एससी एसटी की जो आंदोलन हुई थी 21 अगस्त को उसकी बात हो, तो हमेशा वो आगे खड़ा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पार्टी से जुड़ करके मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा बहुत मेल खाती है और मेरा चुनाव लगता है कि बहुत सही है। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे कि आरक्षण को लेकर, कि आरक्षण खत्म कर देगी, एक डर पैदा किया जाता समाज में, उसको लेके आप क्या सोच रखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो लगातार आरक्षण पे बात करती है, चंद्रशेखर को देखते हैं पार्लियामेंट में जाके उन्होंने आरक्षण को लेकर आवाज़ उठाई है, इस पे आप क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल, आरक्षण बहुत ही हॉट मुद्दा है पूरे देश के लिए। लोगों के लिए ये आरक्षण एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर आप पीड़ितों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के नज़रिए से देखिएगा तो ये सिर्फ नीति ही नहीं, उनकी जीवन रेखा है। इसी नीति की वजह से आज हमें के.आर. नारायण जैसे पहले दलित प्रेसिडेंट मिले। इसी नीति की वजह से हमें कल्पना सरोज मिली। इसी नीति की वजह से हमें बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के नेता, सामाजिक जो भेदभाव था, उत्पीड़न था, शोषित था, उससे उभर करके अपने समाज के लिए एक लीडर बने और प्रेरणा का एक विकल्प बने। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आरक्षण जो है, इसको आप नीति की तरह नहीं, एक जीवन रेखा की तरह देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। दूसरी बात है, अगर आपको आरक्षण से इतना प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ कि आरक्षण आप ले लें और आप जो जिस तरह से रह रहे हैं वो मुझे दे दें। तब आपको समझ में आएगा कि इसका मूल, इसका मेन पर्पस क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि वो समाज में जो भेदभाव से जी रहे हैं वो कैसे ठीक होगा। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत परेशानी से जी रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी तो छोड़ दीजिए आप। तो ये आरक्षण बहुत ज़रूरी है कि एक तबके को एक सामान्य में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे आप बहुत कम टाइम हुआ अभी आपको आए हुए राजनीति में, कैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं? कैसे इतने वोटर्स जो हैं मांडू में, विष्णुगढ़ हो गया, चुरचू हो गया, दाड़ी हो गया, या फिर मांडू के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या अभी लोगों से मिल पा रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और आगे कैसे करेंगे? देखिए, नया राजनीति में नया हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जन सेवा जो है, जन सेवा के लिए कोई कोर्स, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है जन सेवा करने की, लोगों की भलाई करने के लिए, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। ये है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो 40 साल से राजनीति में है, 50 साल से राजनीति में है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा 50 साल 3 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है। जब वो मेरे साथ हैं तो 50 साल 3 महीने का एक्सपीरियंस हमारा हो गया है। और जब प्रखंडों में जा रहा हूँ, जब पंचायतों, गाँवों में घूम रहा हूँ और डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ लगभग 91 पंचायत है, 6 पंचायत अभी म्यूनसिपल में चला गया है। तो 91 पंचायत में लगभग मैं 50 से 60 पंचायत जा चुका हूँ। और देख के दुख होता है कि अभी भी लोग चुइयाँ से पानी पी रहे हैं, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। तो ये मूल सुविधाएं जो झारखंड वासियों को मिलना चाहिए वही नहीं मिल रहा है। विकास की बात तो छोड़ ही दीजिए, इन्होंने विकास का परिभाषा ही बदल दिया है।
हमें विकास का परिभाषा हमारे आर्थिक रूप से मजबूती होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। ये नाला, सड़क, बिजली, पानी जो कि हमारा अधिकार है, हमारा मूल सुविधाएं हैं, ये सब ये मिलना चाहिए। तो आप कहीं कहीं जैसे नरकी जैसे जगह में लाल पानी पी रहे हैं। आप कनकी पंचायत में आ जाइए, हसनागढ़ा, तो वहाँ चुइयाँ से पानी पी रहे हैं। आप चटकरी जैसे विष्णुगढ़ जैसे एक पंचायत उधर गांव चले जाइए तो 6-7 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लेने जा रहे हैं। तो ये देख के कहीं ना कहीं दिल आहत होती है कि ये चल क्या रहा है। तो ये मुझे मोटिवेट भी कर रही है कि इन चीज़ों को सुधारना है, इन समस्याओं को दूर करना है। और लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उन मांडू वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कम समय में आपने अपनाया। मांडू के आसपास कई इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है और कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसी है। इन सबको कैसे चैनलाइज कीजिएगा? बहुत सारे लोग हैं जो विस्थापित होकर बाहर जाते हैं। फैक्ट्रीज़ का बहुत सारा लेबर का जो है लेबर लॉ जो सही से फॉलो नहीं होता है, उनको कैसे हक दिलाएंगे इनके बारे में? फैज़ भाई, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर मांडू विधानसभा का है तो पलायन का है। आज दलित और आदिवासी बड़े शहरों में जाकर नौकरानी का काम कर रहे हैं। किसी का गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, किसी के घर में खाना बना रहे हैं, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में लेबर हैं। ये जबकि झारखंड आपको भी मालूम है कि 40-42% खनिज देता है, पूरे भारत में पैदा करता है। उसके बावजूद भी अगर ये स्थिति हो गई हमारी, तो गलती कहीं ना कहीं हमारे सरकार की है। और हमें लगता है कि जो हमारे मांडू विधानसभा में जितने इंडस्ट्रीज़ अभी हैं, जैसे CCL हैं, पावर प्लांट्स हैं, स्पंज आयरन की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, हार्ड कोक्स हैं, छोटे कुटीर उद्योग हैं, कृषि उद्योग हैं, ऐसे ऐसे जो CSR फंड्स निकलते हैं, इससे निकाल करके CSR फंड को एक आप समझिए कि हम एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उस पर उसको लाएँ, उसकी उसकी स्किल बढ़ाएँ और उस स्किल से फिर हम नौकरी दें। और मैं चाहता हूं कि सरकार, जैसे कि हमारा झारखंड जब अलग हुआ था तो उत्तराखंड भी अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ में स्थायी नीति बन गई, बिहार में स्थायी नीति है, लेकिन हमारे झारखंड में अभी तक नहीं बना है। तो सबसे पहला आवाज़ तो यही होगा कि हमारा स्थानीय नीति का जो है वो लागू हो जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारे लोगों का रोजगार सुनिश्चित हो जाए यहाँ पर। और जैसे यहाँ पे मांडू की बात करें, आसपास के एरिया की बात करें, आपका विज़न क्या है? जैसे हज़ारीबाग हो गया, बहुत लोग आते हैं पढ़ने के लिए दूर दूर से, बगोदर, रामगढ़, कोडरमा, बरही, चौपारण, जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे हज़ारीबाग एक एजुकेशन हब है, कुर्रा मटवारी। मांडू के लोग भी हज़ारीबाग ही जाते हैं, अगर नज़दीक पड़ता है तो बहुत लोग रांची भी जाते हैं। ऐसा क्या इधर करेंगे कि लोग यहीं पे आके पढ़ें, कंटेन करें और शिक्षा में जो है कुछ नया करें? क्योंकि विष्णुगढ़ के लोग भी हज़ारीबाग आते हैं पढ़ने के लिए, अभी वो माहौल नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं है पढ़ाई का, और आगे पढ़ पढ़ के कुछ आगे करने का ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है बहुत दूर दूर तक। फैज़ भाई देखिए, और जौहर हज़ारीबाग के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि मांडू विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। यहाँ सरकारी डिग्री कॉलेजेस बहुत कम हैं। लोग 8-8 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। 10th और 12th की इतनी कमी है गांव-गांव में कि पूछिए मत। तो सबसे पहले तो यहाँ सुविधा देना पड़ेगा कि हर गांव में एक 8 और 10th लेवल तक का स्कूल देना पड़ेगा। 12th की व्यवस्था करनी पड़ेगी, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और शिक्षा की जो बजट है अभी उसको बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे अपने विकास का नहीं सोच सकते हैं। तो और दूसरी बात है, जो लोग पढ़े लिए हैं उनके लिए यहाँ पर तरह तरह के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं ये मांडू विधानसभा में खुलना चाहिए। तो मैं उसका भी एक एजेंडा तैयार करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे हो वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। तो ये बताइए, मांडू हज़ारीबाग से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से फिजिबिलिटी बहुत कम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हाईवे के बगल में, किनारे में है। लेकिन जो गांव का लाइफ है, अभी भी हम लोग जाते हैं, चाहे विष्णुगढ़ चले जाएं, चाहे चिरचू चले जाएं, तो शाम में जो है वो लाइफ हैपनिंग नहीं है। 5 बजे के बाद अंधेरा होता है, वही लाइफ है, वही कल्चर है। आप खुद बाहर से आए हैं, बेंगलोर से, आप बता रहे थे कि इंजीनियरिंग करके BIT से आए हैं। तो क्या बदलाव करेंगे? वहाँ का कल्चर और यहाँ कल्चर को कैसे मैनेज करेंगे? जी। देखिए, सबसे बड़ा जो आप बता रहे हैं ना कि लोग 5 बजे के बाद बाहर इसलिए नहीं रहते क्योंकि बिजली ही नहीं रहती, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। एक गांव में गया, चुरचू ब्लॉक में, नाम है उसका खुरंडी गांव। खुरंडी गांव में नेटवर्क ही नहीं है। आप ये यकीन मानिए कि अगर वहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए उसे चुरचू या नगड़ी चौक आना पड़ता है फ़ोन करने के लिए। तो ये हाल 40 साल में सरकार ने दिया है हमें, कि हमें अगर एम्बुलेंस बुलाना पड़े तो मैं खुरंडी से 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर नगड़ी चौक में आऊँ और कॉल करना पड़ता है।
तो ये कितना मतलब समझिए अफसोस की बात है। तो एक तो है कि ये बिजली का व्यवस्था सही नहीं है। तो ये ऑब्वियसली है कि जब हमारा कोयला हमारा है तो बांग्लादेश और बाहर क्यों भेजें? हमारा बिजली पहले हमें मिले फिर बाहर जाए, जब अपनी पूर्ति हो जाए तब बाहर। एक्सेस हमेशा बाहर जाता है, शॉर्टेज बाहर नहीं जाता है। तो हम पहले अपने अपने गांव को, अपने घर को देख नहीं रहे हैं और बाहर बिजली सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत नीति अपनाई जा रही है। इन सब को दुरुस्त करना है, और जैसे बिजली नेटवर्क और आर्थिक रूप से मजबूती हो जाएगी तो वहाँ भी खुशहाल ज़िंदगी और आपको लाइट शोहरत सब दिखने लगेगी। हाँ, तो मांडू विधानसभा क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि कोयले की जो खनन वो बहुत ज़्यादा होती है। चरही हो गया, तापिन साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, सब जगह होती है। तो क्या उस मुद्दे पे यहाँ क्या मुख्य प्रॉब्लम है लोगों का? देखते हैं कि आज भी लोग साइकिल से कोयला लेके आते हैं, हज़ारीबाग में बेचते हैं और भी दूर जाते हैं। इस मुद्दे को कैसे यहाँ के लोग झेल रहे हैं? क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं साथ में। लेकिन जो यहाँ का मूल निवासी है उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपने ये जो मुद्दा उठाया, आपने मांडू वासियों के नस को दबा दिया, उनकी परेशानियों को खोल दिया। देखिए, जनरली मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बता देता हूँ कि कोई भी किसी कुलवरी खुलता है कहीं पर तो विस्थापित और प्रभावित का मामला आता है। तो जो विस्थापित होते हैं या प्रभावित होते हैं उनको एक परसेंटेज घर या उनकी जो मूल सुविधाएं उनको मिलती है। लेकिन कुछ दिनों में आपने देखा होगा लोकल सेल कहलाता है कि लोकल सेल हो गया वो, यानी कि पेलोडर से लोडिंग होगी। तो जो लेबर हैं या जो वहाँ के स्थापित हैं या प्रभावित लोग हैं उनकी रोज़गार चली गई, क्योंकि पहले मैनुअल लोडिंग होता था। तो ये चला गया। तो उन्होंने ये काम किया कि एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से कुछ पैसे जो हैं इन गरीब मज़दूरों और वहाँ के प्रभावित और स्थापित को दिया जाता था। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि ये पैसे जो हाई कमांड मैनेजमेंट को या हाई पावर कमेटी को चली जाती है ये पैसे, और मज़दूरों तक वापस नहीं आती है। कलेक्शन होता है लेकिन ये वापस हाई पावर कमेटी से आती नहीं है। मैं उन नेताओं का या उन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इससे मांडू विधानसभा के लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि आपके तापिन साउथ ऐसा कोलवरी है जो कि अभी आप जाइएगा तापिन साउथ तो देखिएगा लाखों के लोगों का हुजूम लगा हुआ है, अनशन किए बैठे हैं सिर्फ इसीलिए कि उनको हक नहीं मिल रहा है, उनको कमेटी नहीं पैसे मिल रहे हैं। आप आ जाइए, साइडिंग खुला है, चरही साइडिंग है, कुज्जू साइडिंग है, चैनपुर साइडिंग है, यहाँ भी कमेटी नहीं बनी है। तो जो आप जो रोज़गार और पलायन की बात कर रहे हैं, यही मुद्दा है कि लोगों को वहाँ पर मतलब उसके अपनी ज़मीन जाने के बाद भी उनको काम नहीं मिल रहा है, और अगर कोई कमेटी बनी है तो उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप जाइए, एक बार कवरेज कीजिए। तापिन साउथ के लोग लाखों के हुजूम में बैठे पड़े हैं, अनशन कर रहे हैं, सिर्फ इस मुद्दे को सरकार को बताने के लिए, आप जर्नलिस्ट लोगों को बताने के लिए कि हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला हो या ना हो। आइए देखिए, हमसे बात कीजिए। बिल्कुल। तो जयराम महतो भी इसी तरह का बात करते हैं, वो डुमरी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो भी तो इस मुद्दे को उठाएंगे यहाँ के, तो लोग उनका बात क्यों नहीं सुनेंगे? देखिए, उसको हारने का डर है। डुमरी से हार रहे हैं इसलिए वो मांडू आ रहे हैं। अगर कोई नेता बहुत कॉन्फिडेंट, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मांडू से जीत रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ एक सीट पे। जब आपको हारने का डर होता है, कहीं कहीं आशंका खराब होती है। जैसे आपने बड़े बड़े नेता राहुल गांधी 2 सीट लड़े, मोदी जी 2 सीट लड़े, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के फॉलो पे जा रहा है कि अगर एक हार गए तो दूसरा का। तो मुझे लगता है ये हारने का डर उनको सता रहा है, इसलिए वो मांडू आ रहे हैं। बाकी मुद्दे तो वही हैं, सबके लिए मुद्दे तो वही होंगे, क्योंकि लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा, नीयत चाहिए। नीयत सही नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मेरी नीयत बहुत साफ़ है मांडू विधानसभा के लोगों के लिए, इसलिए इतना प्रेम और भाव मिल रहा है मुझे। कल्चरल एक्टिविटीज़ है जो बड़े बड़े जगह पे देखते हैं। बड़े शहर में 5 बजे के बाद लाइव जनरली रहता है 8-9 बजे तक, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव और विलेज और रूरल अर्बन कनेक्ट जो है वो एकदम ख़त्म है। वो कैसे आप करिएगा वो? देखिए, सबसे बड़ा वो हैपनिंग इसलिए नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ के लड़के ही नहीं हैं यहाँ पर। मतलब मैं बता दूं, विष्णुगढ़ और टाटी झरिया जैसे जगह में जितने भी, एक गांव है चानो, मैं चानो गया तो वहाँ जवान लड़के ही नहीं दिखे मुझे। मैं गया केसरा, वहाँ जवान लड़के ही नहीं दिखे। मैं गया घुगलिया टाटी झरिया में, वहाँ जवान लड़के ही नहीं दिखे। कहाँ हैं ये लड़के? सारे कोई महाराष्ट्र में, कोई पुणे में है, कोई दिल्ली में है। तो आपको हैपनिंग लाइफ क्यों दिखेगी? बूढ़े हैं, 5 बजे 6 बजे बात ख़त्म हुई, अपने घर चले गए। तो अगर ये हैपनिंग लाइफ बनानी है, सबसे पहले उन लड़कों को शहर से यहाँ लाना होगा, यहाँ ला करके यहाँ वो रोज़गार देना होगा। जब रोज़गार रहेगा तभी तो आपके साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। जब पॉकेट में पैसा नहीं तो लाइफ का सोशल इन्जॉयमेंट कैसे करेंगे? घर के परेशानियों से, माँ बाप के लोन्स बोझ से, एजुकेशन लोन ले करके बाहर पढ़ रहे हैं, माँ बाप की परिस्थिति को कृषि में
बस कृषि में आधारित है उसकी ज़िंदगी, वो बेचारा बाहर जा कर के लेबर कुल्ली का काम कर रहा है। तो ऐसे में हैपनिंग लाइफ क्या बात करें, पहले अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही है। और जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है आज़ाद समाज पार्टी, वो दलितों के साथ, शोषित वंचितों के साथ रहती है, मुसलमानों के साथ भी खड़ी रहती है। लेकिन बहुत लोग हैं मांडू विधानसभा में जो अपर क्लास के भी लोग हैं रहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम लोग मांडू वासी, वो अपर क्लास लोअर क्लास की बात नहीं है, बात है मांडू वासियों की। हर मांडू वासी यही चाहता है कि मांडू का विकास हो। हर कोई चाहता है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो। हर कोई चाहता है कि हमारी बहन बेटियां माँ सुरक्षित रहे। हम हर कोई चाहता है कि हमारे घर में लाइट बिजली पानी का व्यवस्था हो। इसमें जाति धर्म की बात ही नहीं है। चाहे वो अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है विकास से। मैं उस तरह का जनसेवा करना चाहता हूँ। मैं ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा कि धर्म के नाम पे बांट दो, जाति के नाम पे बांट दो। ये मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, ना आगे करूँगा। बिल्कुल। तो क्या इस चुनाव के बाद फिर से अपने क्षेत्र में चले जाएंगे कि लगे रहेंगे, क्या प्लान है आगे का? नहीं, बिल्कुल, जब मैंने ठान लिया है कि जनसेवा करना है तो करना है, चाहे हार या जीत तो एक किस्मत की बात है। बोलते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये भी तो गलत बात है। तो हम कोशिश करते रहेंगे। और आपको मैं इस पिछले क्वेश्चन के एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार जो है अल्पसंख्यकों की बहुत बात करता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि जब से झारखंड बना है उर्दू टीचर की बहाली सिर्फ एक बार हुई है। अभी भी 7232 या 7200 के आसपास सीट खाली है। आप अल्पसंख्यकों के बारे में इतना सोचते हैं अगर, तो आपने आज तक उर्दू टीचर की बहाली क्यों नहीं की? सिर्फ एक बार किया उन्होंने। आप आ जाइए, मॉब लिंचिंग पे आज तक एक एक्ट नहीं बनाया उन्होंने। आज भी पूरे मतलब झारखंड में 46 मॉब लिंचिंग हो चुकी है, जिसमें सिर्फ मात्र 10% को पैसा मिला है, 20 लाख रुपए। अकॉर्डिंग टू मॉब लिंचिंग एक्ट 5 लाख रुपए मृत्यु को दिया जाता है, यानी कि 20 लाख आज तक मिला है, यानी कि सिर्फ 4 लोगों को मिला है। तो इस तरह से अगर नीति अल्पसंख्यकों के बारे में सोचती है सरकार, अगर इस तरह से करती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हम सिर्फ वोट बैंक बन गए हैं। हम पार्टी और झंडा ढोने के बस लायक बना दिया गया है। हमें कोई विकास, कोई नीति कुछ नहीं हो रही है हमारे लिए। तो मुझे लगता है इसके लिए हम अल्पसंख्यकों को, दलित को, पिछड़ों को बात करनी होगी और लड़ना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि मुसलमानों के बीच एक नेता निकल के आए नाज़िर अंसारी के नाम से? मुसलमानों के बीच नहीं, हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों, आदिवासी और दलित भाइयों के बीच का एक नेता पैदा हो जो सारे समाज को लेकर चले, क्योंकि 85% लोग हैं, तो 85% के बारे में कोई सोच नहीं रहा है और ना ही उनके पास कोई नेता है आज तक। तो मैं चाहता हूं कि वो नेता अपना खड़ा करें और वो इन सब मुद्दों पे बात करें। बिल्कुल। तो मांडू हज़ारीबाग सीट क्यों नहीं चुना, मांडू ही क्यों आ गए? देखिए, मैं पहले भी कहा, ये मेरा घर है, यही मेरी पैदाइश है, यहीं से राजनीति स्टार्ट करना यही, हाँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, तो ये घर है, गाँव है, तो नेता भी इसी गाँव का बनना पसंद फ्यूचर में करूँगा। मतलब हज़ारीबाग में देखेंगे आपको? देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। ये मेरा जन्मभूमि है, वो मेरा कर्म भूमि है। ऐसे हज़ारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में ही आता है ये। जी, तो हज़ारीबाग। क्या एमपी भी लड़ेंगे क्या अगले बार? ऐसा देखिए, अभी फ़िलहाल तो मतलब भविष्य काल की बात क्या करूं मैं, अभी तो मैं, हम लोग लेकिन आज की बात concentrate करते अभी पूरा हैं, आज की बात विधानसभा करते पे हैं, है। बस विधानसभा पे मांडू है। विधानसभा पे। मांडू विधानसभा पे। मतलब मांडू विधानसभा में ज़बरदस्त फाइट होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर नाजिर अंसारी जो हैं वो भी फील्ड में उतर चुके हैं और कहते हैं कि ये मांडू से ही हैं, इंदिरा गांव के रहते हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। वैसे अभी हज़ारीबाग में बाहर गए थे पढ़ने के लिए, फिर हज़ारीबाग में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, उसके बाद फिर से अब जो है अपने गांव से ही राजनीति शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मांडू हॉट सीट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। टेकलाल महतो के बेटे हो सकता है जेपी पटेल जो हैं वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तिवारी महतो हो सकता है भाजपा से या आजसू से चुनाव लड़ेंगे। और जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो डुमरी से लड़ ही रहे हैं, लेकिन मांडू से भी वो शायद चुनाव लड़ेंगे। मतलब जो यहाँ का फाइट जो है वो 4 तिनकोनिया से भी बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर फाइट हो जाएगा। अब देखना यह है कि कैसा रहेगा, कौन बाजी मारता है। पहला चुनाव है नाज़िर अंसारी जी के लिए, और भी कई पार्टियां हैं जिनके लिए पहला चुनाव है, लेकिन इनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पहले चुनाव में ही वो सांसद बने और उसके बाद फिर अब पूरे झारखंड में वो चुनाव लड़। तो आपकी पार्टी जो है पूरे झारखंड में लड़ेगी 81 सीट में कि कुछ ऐसा प्लान है? नहीं, अभी प्रदेश अध्यक्ष से ऐसा कुछ संकेत नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम 4-5 सीट ज़रूर लड़ेंगे। 4-5 सीट वो लड़ेंगे। जी। तो देखना है कि वो 4-5 सीट में क्या करते हैं, लेकिन मांडू से आज़ाद समाज पार्टी से डॉक्टर नाज़िर अंसारी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।